क्या हर विषय की कक्षा का भौतिक और प्रक्रियागत स्वरूप एक सा होना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं? आइए एक कक्षा में चलते हैं। यहाँ शिक्षक व्याख्यान विधि से बच्चों को किसी प्रकरण पर कुछ समझा रहे हैं और सभी बच्चे उन्हें शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। अब हम दूसरी कक्षा में चलते हैं। यहाँ शिक्षक बच्चों को जोड़ियों में बैठाकर हर जोड़ी को अलग अलग कार्य करने को कहते हैं। जैसे पहली जोड़ी को किसी चित्र पर बातचीत करना, दूसरी को कक्षा में उपलब्ध किसी वस्तु पर बातचीत करना, तीसरी जोड़ी को किसी त्योहार पर बातचीत करना, चौथी को किसी अधूरी कहानी को आगे बढ़ाना और पांचवी जोड़ी को कहानी या कविता पर कोई चित्र बनाना। इसी तरह अवशेष जोड़ियों को भी कार्य दिया गया है। आपके विचार से कौन सी कक्षा में बच्चे ज्यादा आनंददायक और रुचिपूर्वक तरीके से सीख रहे होंगे? निश्चित रूप से हम में से अधिकांश शिक्षकों का उत्तर होगा दूसरी कक्षा के बच्चे। कक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां सीखने के पर्याप्त अवसर और संसाधन हो। बच्चे हमारे व्याख्यानों को सुनने की बजाय अपने अनुभवों से अधिक सीखते हैं, तो क्यों ना इन अनुभवों के मौके हम उन्हें अपनी कक्षाओं में दें। एक प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं और जब हम भाषा की कक्षाओं की बात करते हैं तो हमें उनमें कुछ और नई चीजों का समावेश करना होता है। बुनियादी स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने हेतु हमें कक्षाओं का नियोजन किस प्रकार करना है, आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। कक्षा नियोजन के पहले बिंदु के अंतर्गत सबसे पहले तो हमें कक्षा के प्रबंधन के साथ ही कक्षा कक्ष के भौतिक और आंतरिक परिवेश पर भी ध्यान देना चाहिए। कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड के आसपास की जगह को इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या संभावनाएं ढूंढी हैं? बच्चों के भाषाई कौशल के विकास के लिए यहाँ पर बहुत कुछ रचनात्मक किया जा सकता है। यहाँ पर आप बच्चों के लिखने के लिए अंग्रेजी शब्दों के लिए लाल और नीली लाइनें, हिंदी लिखने के लिए रेखाएं और अंकों को लिखने के लिए वर्ग बनवा सकते हैं। इन पर अभ्यास करने से बच्चों को ये समझना आसान हो जाता है कि कोई अक्षर कैसे लिखा जाता है। इसके साथ ही कक्षा कक्ष में एक रीडिंग कॉर्नर होना चाहिए जहां बच्चों की रुचि के अनुसार चित्रात्मक किताबों का संकलन हो। कक्षा के एक कोने को एक्टिविटी कॉर्नर बनाएं जहां पर बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के मौके उपलब्ध हों। वहां वे कविताएं सुना सकें और कहानियां कह सकें। भाषा की कक्षाएं प्रिंट समृद्ध होनी चाहिए ताकि आसपास लिखे हुए शब्दों और अक्षरों को देखकर बच्चे उन्हें आत्मसात कर सकें, चित्र पर बातचीत कर सकें। साथ ही साथ TLM, चार्ट और फ्लैश कार्ड इत्यादि बच्चों की पहुंच में होने चाहिए। कक्षा नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बैठक व्यवस्था। भाषा की कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था भी अन्य विषयों की कक्षाओं की तुलना में थोड़ी विशेष होनी चाहिए। बच्चों की आपस में बातचीत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें जोड़ियों में या छोटे समूह में बैठाया जा सकता है। जब किसी एक बच्चे को अभिव्यक्ति का अवसर देना हो तो बच्चों को अर्ध चंद्राकार आकृति में बैठाएं जिससे सभी बच्चे उसकी बातों को सुन सकें। कक्षा में यदि फर्नीचर हो तो उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित कराएं कि शिक्षक की पहुंच प्रत्येक बच्चे तक हो और वो हर बच्चे के द्वारा किए जा रहे कार्य का अवलोकन आसानी से कर सकें। इस प्रकार भाषा की विधाओं पर आधारित विभिन्न गतिविधियों और बच्चों के आवश्यकता अनुसार ही भाषा कक्षा की बैठक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। बुनियादी स्तर पर भाषा की कक्षा में हमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हर बच्चा विविधतापूर्ण परिवेशीय अनुभवों के साथ विद्यालय आता है। भाषा की कक्षा में बच्चों के इन समृद्ध अनुभवों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जब बच्चा आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने लगे और कुछ कविताओं, कहानियों को मौखिक रूप से सुनाना शुरू कर दे तो हमें उसे बड़ी संवेदनशीलता से पढ़ने और लिखने की ओर प्रेरित करना चाहिए। भाषा की कक्षा में होने वाली तमाम प्रक्रियाएं बच्चों के अनुभवों का हिस्सा बन जाएं, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। भाषा की कक्षा में नए प्रयोगों और किसी काम को नएपन के साथ करने की गुंजाइश होनी चाहिए ताकि बच्चों के लिए भाषा सीखने की प्रक्रिया में कुछ नया करने का भाव बना रहे। साथ ही हमें क्रियाकलापों में विधागत गतिविधियों जो कि भाषा के मुख्य कौशल सुनना, बोलना,
पढ़ना और लिखने से संबंधित होते हैं। ऐसी गतिविधियों को मुख्य रूप से स्थान देना चाहिए। इसके साथ साथ आईसीटी उपकरणों जैसे मोबाइल, प्रोजेक्टर, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि की सहायता से भी भाषा की कक्षा को समृद्ध किया जा सकता है। जब बच्चे जिंगल्स, छोटी छोटी कहानियां, पहेलियों इत्यादि को आईसीटी उपकरणों की सहायता से देखते और सुनते हैं तो उनके लिए सीखना मनोरंजक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाषा की कक्षा में बच्चों के आपसी संबंध और शिक्षक और बच्चों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषा की कक्षा को रोचक बनाने में उनका खुद का अध्ययन और अनुभव मददगार होता है। उन्हें इस संबंध में जितनी जानकारी होगी, वे खुद नई चीजों को सीखने और संदर्भों के साथ भाषा को जोड़ते हुए बच्चों के सामने रख सकेंगे और बच्चों को सीखने में उतनी ही सहूलियत होगी। एक शिक्षक के रूप में हमें बच्चों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है। भाषा की कक्षा में हमारी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आइए कक्षा में हम अपनी भूमिका की भी बात करते हैं। कक्षा में हमें बच्चों की पूरी बात को ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ रुचि लेते हुए सुनना चाहिए। हमें बच्चों को उनकी भाषा में पूरी बात करने के अवसर देने चाहिए। उसमें मतभेद व्यक्त करने की इच्छा हो तो भी स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। बच्चों की बातों को सुनकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया मात्र अच्छा या अच्छा है कहकर नहीं देनी चाहिए, अपितु और ज्यादा समृद्ध वाक्य रचना का प्रयोग करते हुए उत्तर देना प्रभावी रहेगा। जब बच्चा कहे आम खट्टा है तो आप कहें क्या आम का स्वाद खट्टा लग रहा है। क्योंकि भाषा की कक्षा में बातचीत को एक प्रमुख बिंदु माना गया है और ये बातचीत छोटे बच्चों में तभी सफलतापूर्वक कराई जा सकती है जब उनके आपस में मधुर संबंध हो। हमें बच्चों के आपसी संबंधों को सौहार्दपूर्ण और उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है खेल। बच्चों को ध्वनि और लिपि प्रतीकों से तालमेल करते हुए ऐसे सरल खेल कराएं जिनमें कुछ खास तरह के शब्दों और ध्वनियों के बारे में बार बार दोहराव करना हो। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में हमारी सहायता के लिए ऐसे बहुत सारे खेल एवं गतिविधियां हैं जिनसे बच्चों को भाषा सीखने में सहायता मिलेगी। अब हम भाषा की कक्षा में सुधार के लिए भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों के उपयोग के तरीकों पर भी विचार करते हैं। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत हमारे परिवेश में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। इसे समझने के लिए एक कक्षा में चलते हैं। यहाँ एक शिक्षक कुछ खाली चिप्स के पैकेट, साफ खाली कार्टन, कुछ बिस्किट के पैकेट, साफ खाली जूस के डिब्बे कक्षा में साथ लाए हैं। खाली पैकेट में लिखे हुए शब्दों को बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षक उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलते हैं। इन शब्दों की सहायता से बच्चों के अधिगम स्तर के आधार पर बहुत सारी गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे लिखे हुए शब्दों में माँ, पा, टा से कौन से शब्द शुरू हैं, संज्ञा और विशेषण पर घेरा लगाओ। इस प्रकार की अनेक गतिविधियां शिक्षक अपनी कक्षा में करा सकते हैं। जब बच्चे अपने परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से पढ़ना सीखते हैं तो धीरे धीरे उन्हें पढ़ने की रुचि जागृत होती है और उनका भाषाई विकास तीव्र गति से होता है। बच्चों को रास्तों पर लगे बैनर, साइन बोर्ड, विभिन्न संदेश, विज्ञापन, स्वच्छता संबंधी नारे इत्यादि को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि भाषाई कौशल के विकास के साथ साथ संबंधित संदेशों के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न हो। इन भौतिक संसाधनों के प्रयोगों के साथ ही बुनियादी स्तर पर भाषा के विकास के लिए मानवीय संसाधनों का प्रयोग भी अत्यंत सहायक है। बच्चों की बुनियादी भाषा के विकास के लिए हमें समुदाय के अन्य सदस्यों का भी सहयोग लेना चाहिए। समय समय पर विद्यालय में स्थानीय कहानीकार, लोक गायक, लेखक, कवि और भाषा के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि बच्चे उनके अनुभवों का लाभ उठा सकें। साथ ही बच्चों को ऐसे गृह कार्य दें जिनमें बच्चे अपने घर के किसी सदस्य से बातचीत करके समस्याओं का समाधान खोजें। इस प्रकार विद्यालय के भीतर और बाहर उपलब्ध संसाधनों का हम बच्चों के भाषागत विकास में किस प्रकार समुचित उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे स्वविवेक पर निर्भर है। अब बात करते हैं कि भाषा की कक्षा में आकलन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।
इसलिए ये आकलन करने से पहले कि बच्चे ने उस कौशल को प्राप्त कर लिया है कि नहीं, ये जरूर सोचें कि आपने उस कौशल को प्राप्त करने के लिए बच्चे को बार बार अलग तरीके से अवसर दिए हैं या नहीं। भाषा की कक्षा में हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर भाषा की समझ बने, वे उसे विभिन्न संदर्भों में उपयोग करें तथा भाषा की चारों दक्षताओं पर कक्षा स्तर के अनुसार निर्धारित लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकें। कक्षा शिक्षण गतिविधियों और आकलन के पश्चात हम बात करते हैं गृह कार्य की। गृह कार्य हमेशा से कक्षा कार्य का विस्तार रहा है। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है गृह कार्य उसी की पुनरावृत्ति है। सामान्यतः गृह कार्य ऐसा दिया जाता है जिसमें बच्चे रटंत पद्धति से पढ़ते और याद कर लेते हैं। इससे परीक्षा में सिर्फ नंबर हासिल किए जा सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया का पूरक बनने के स्थान पर गृह कार्य का बोझ बनता जा रहा है। गृह कार्य सदैव ऐसा दें जिसे करने में बच्चे आनंद महसूस करें। उनके कोमल मन पर गृह कार्य को लेकर कोई बोझ न पड़े। वे बाहरी दुनिया से स्वयं को जोड़ पाएं और उन्हें ऐसा गृह कार्य दिया जाए जिसमें उनकी अपने आप अवलोकन करके खोजने की क्षमता का विकास हो सके। हम सभी भाषा को शब्दों, वाक्यों एवं ध्वनियों के व्यवस्थित रूप में पहचानने के इतने आदी हो गए हैं कि अपने आसपास बिखरी भाषाओं के विविध रूपों को पहचानने और सराहने की ओर ध्यान नहीं दे पाते। स्कूल की घंटी की आवाज या फिर गली से गुजरते सब्जी वाले की आवाज या फिर किसी परिचित को देखकर हमारे चेहरे पर आने वाली मुस्कान, ये भी तो हमसे कुछ कहती हैं। इन सब उदाहरणों के जरिए हम केवल भाषा के विविध रूपों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमें अपनी कक्षाओं में ऐसे ही छोटे छोटे उदाहरणों के अनेक स्वरूपों का निर्माण करना होगा जिससे बच्चों को भाषा विकास के अधिक से अधिक मौके दिए जा सकें।